हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 धातु तथा अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ कुछ चित्र में आकृति दी गई है, ड्राइंग दी गई है नॉन मेटल की, और पास में चित्र में बताए गए हैं मेटल्स, यानी कि कौन कौन से मेटल है और कौन कौन से नॉन मेटल है। पढ़ाई करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धातु तथा अधातु। प्रस्तुत अध्याय में हम धातुओं तथा अधातुओं के गुण, क्रियाशीलता, संक्षारण तथा मिश्र धातुओं पर विचार करेंगे। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप नोट पेन लेके बैठ जाइएगा और मेरे साथ साथ पढ़ाई करते करते लिखते जाइएगा। धातु यानी कि मेटल, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चलन करते हैं उसे धातु कहलाते हैं। धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी कि धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं आघातवर्तनीय तथा तन्य होती है। सामान्यतया यह कमरे के ताप पर ठोस होती है, परंतु अपवाद में है मर्क्यूरी यानी कि Hg, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन मर्क्यूरी जो है उसे हम हिंदी में मरकरी बोलते हैं, वो जो है वो द्रवित अवस्था में है, यानी कि सामान्य कमरे के तापमान पर वो द्रवित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप एल्यूमिनियम, कॉपर, क्षारीय मुद्रा धातुएं Be, Mg और Ca, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आदि सब जो है वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। सभी धातुएं मर्क्यूरी को छोड़कर, यानी कि मर्क्यूरी जो है वो धातु भी नहीं है और अधातु भी नहीं है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों में से एक में भी नहीं आता, तो उसको छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। दो, आभा, लुस्ट्रिया। सभी धातुओं में एक चमक होती है। यह चमक धात्विक आभा यानी कि धात्विक चमक कहलाती है। धात्विक चमक के कारण इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। हम जानते हैं कि सोने, चांदी आदि सब धातुओं में से हमारे घर हम जो पहनते हैं वो बनता है, ज्वेलरी सब बनती है। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसमें तीसरा नंबर है आघातवर्धनीयता, यानी कि मेलेबिलिटीज। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, आघातवर्ध्यता उसे कहते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो सोने और चांदी में से बनाई जाती है, तो सोने और चांदी वो धातु के उदाहरण हैं जिसमें आघातवर्ध्यता ज़्यादा होती है। 4 नंबर, तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता उसे कहलाता है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक तन्यता धातुएं हैं, यानी कि सोना और चांदी जो है उसको टिप के खींच के हम उसमें तन्यता ला सकते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक तन्यता धातुएं हैं।
कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तार विद्युत तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम अपने घरों में देखें तो हर एक इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होता है, केबल होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का तार होता ही होता है और कॉपर का तार भी पाए जाते हैं। 5 नंबर, चालकता, कंडक्टिविटीज। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। यह ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर बहुत शीघ्रता से संचारित करती है। चांदी, सोने तथा तांबा तथा एल्यूमिनियम में सबसे अच्छी सुचालक होती है, जबकि लेह ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी लेह जो है उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ हम सुचालक और कुचालक, सुचालक यानी मेटल और कुचालक यानी नॉन मेटल। 6 नंबर, कठोरता, हार्डनेस। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती है, इसलिए उन्हें काटना कठिन होता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मृदु धातु है, अर्थात उसको एक खास पात्र में रखा जाता है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम उसमें केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं वो सामान्य टेम्परेचर पे जल जाती है। उन्हें आसानी से चाकू के द्वारा काटा जाता है, यानी सोडियम, पोटेशियम जो है वो बर्फी जैसा बहुत ही मृदु होता है, तो उसे चाकू से अच्छी तरह काट सकते हैं। 7 नंबर, गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधिकतर धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम धातु के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि अधिकांश धातु जो होती हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा गया है। यानी कि शुरुआत करें तो शुरुआत में सबसे अधिक क्रियाशील और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो सबसे कम क्रियाशील धातुओं को रखा जाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसमें दूसरा पॉइंट, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी कि हम उसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो वो हमारी हो जाएगी सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा जाता है। अतः श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है, वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। अतः ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए उसे ऊपर की ओर रखा गया है। वे सभी धातुओं को सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं। वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा कम शीघ्रता कम से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अतः ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है। उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम तथा पोटेशियम हवा की नमी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अतः उन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोटेशियम और सोडियम जो है उसकी नमी इतनी कम है
कि वो हवा के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देती है। तो ऐसा न हो, कुछ विस्फोट न हो, इसलिए उसे केरोसिन के डब्बों में या तो तेल में रखा जाता है। निम्न क्रियाशीलता के कारण तांबा, चांदी, सोना आदि सामान्यतः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती। धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में सक्रियता श्रेणी निम्न होती है, यानी कि जैसे घटते क्रम में लिखते जाएंगे तो सक्रियता श्रेणी जो है वो भी निम्न होती जाएगी। धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में सक्रियता श्रेणी निम्न होती है। कैसे होती है देखते हैं। पहले है पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम सोडियम, सोडियम के बाद बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि गोल्डन। तो ऊपर से लेके नीचे तक सबसे कम जो क्रियाशील धातु है वो है गोल्ड, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो है सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम। तो इस तरह पोटेशियम से शुरू करके गोल्ड तक उसकी क्रियाशीलता हमें दिखाई गई है, जो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी मेटल एक्शन करती है या तो रिएक्शन देती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, तो बेसिक उसकी प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जिसका जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। जैसे कि 4Na+O2, तो आएगा 2Na2O, यानी कि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ हवा के साथ संपर्क में आने से अभिक्रिया होगी और बनेगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस O2 तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, 2MgO। उसके बाद एल्यूमिनियम धातु का ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके बनेगा Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यह जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दी गई है, उसे आप ज्ञात कर लीजिएगा। जल के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं कि जल के साथ कौन कौन सी धातुएं यानी कि मेटल अभिक्रिया करती है। रिएक्शन विथ वाटर, आगे जो था वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था। अब देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। विभिन्न धातुएं जल के साथ विभिन्न प्रकार से क्रिया करती है। धातुओं की जल से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन मुक्त होता है और सोडियम धातु जल के साथ साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो जल के साथ मिल जाएगा तो मुक्त होगा, लेकिन सोडियम जो है धातु के साथ मिलेगा तो बहुत तेजी से क्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। सोडियम को पानी में डिबोया जाए या तो पानी में डाल दिया जाए, यानी कि Na+H2O तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम और जल के साथ डाल दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। मैग्नीशियम प्लस जल तो बनेगा MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। ज्ञात रखिएगा अभी जो हम क्रिया कर रहे हैं वो सभी वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। जिंक को जल के साथ मिलाया जाए तो बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त होगा, यानी कि जिंक प्लस जल
तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के 2 अणु और हाइड्रोजन के 6, उसको दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन, यानी कि एल्यूमिनियम उबलता जल के साथ होती है तो बनेगा एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मुक्त होता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ एसिड। पहले हमने देखा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वाटर के साथ अभिक्रिया, और तीसरे नंबर पे आती है एसिड के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती, किंतु यह नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं मैग्नीशियम तथा मैंगनीज से अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती, यानी कि मैंगनीज और मैग्नीशियम में से जो है हाइड्रोजन मुक्त नहीं होते। अम्लों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ एसिड। तो अब देखते हैं उसके इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, तो उसमें से बनेगा MgCl2 प्लस H2, यानी कि मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भिगोया जाए या डाल दिया जाए, या मैग्नीशियम के ऊपर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाए तो उसमें से मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि वाइट रंग का स्फटिक या अवक्षेपण निकलते हैं और हाइड्रोजन वायु जो होता है वो मुक्त हो जाता है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी प्रक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो बचेगा AlCl2 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ प्रक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा JnCl2 और हाइड्रोजन जो है मुक्त हो जाएगा, यानी कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। आगे देखेंगे क्षारों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ बेसिस। धातुओं की क्षारों की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस एवं लवण निर्मित होता है। Zn प्लस NaOH ट्वाइस यानी कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ प्रक्रिया करें, अभिक्रिया करें तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होकर सोडियम और हाइड्रोजन बनेगा, यानी Na2ZnO2 तो उसको बोलेंगे हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। तो इसमें से क्षारों के साथ अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन मुक्त होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, किंतु कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातु के साथ विस्थापन नहीं कर पाती। यानी सीधी तरह से देखा जाए तो जो धातुएं होती है क्रियाशील धातुएं होती हैं, अधिक क्रियाशील धातु क्रम क्रियाशील के साथ लवण नहीं करेगी, लेकिन कम वाली जो है वो ज़्यादा वाली से लवण करेगी। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है Fe प्लस Cu
SO4, तो बनेगा Cu प्लस FeSO4, यानी कि आयन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करे तो कॉपर जो है मुक्त होगा और फेरस सल्फेट बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो नीला रंग का है, वो आयन के साथ अभिक्रिया करके हरा रंग का बन जाएगा, तो फेरस सल्फेट जो है वो है हरा रंग का। मैग्नीशियम प्लस CuSO4 यानी MgSO4 प्लस Cu, यहाँ मैग्नीशियम की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने से मैग्नीशियम सल्फेट रंगीन बनता है तथा कॉपर जो है वो मुक्त होता है। Zn प्लस CuSO4, तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी जाए तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। धातुओं के उपयोग। यूजेस ऑफ मेटल्स। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक फिर जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है, यानी ये सब जो है वो सब धातु के उपयोग है। अधातु नॉन मेटल्स, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चलन नहीं करते उसे अधातु कहते हैं, अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और धातुएं धनात्मक होती हैं। अधातु आवर्तनीय व तन्य नहीं होती, यानी कि वो तन्य नहीं होती किंतु भंगुर होती है, बिटिल्डे होती हैं। उसके उदाहरण देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। इनके अतिरिक्त कार्बन के दो अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातुएं हैं, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन में से बनाई जाती है और वे दोनों अधातुएं। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन ही सामान्य तापमान पर एक द्रव अधातु है, यानी कि आपको पूछा जाए कि द्रव अधातु का नाम लीजिए, तो ज़्यादातर जो धातु हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में है, लेकिन ज़्यादातर ठोस होती है। ब्रोमीन जो है वो अधातु तो है लेकिन द्रव में पाई जाती है। उदाहरण 2, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि ये जो है ये अधातुएं हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं के मुख्य भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, यानी कि कौन कौन से भौतिक गुण हैं वो देखेंगे। 1, अतन्यता यानी नॉन डक्टिलिटी। अतन्यता नॉन डक्टिलिटी, अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात उनके तार नहीं बनाए जाते, डक्ट नहीं होते। 2, भंगुरता यानी कि बिटरलेस, रणकार नहीं उत्पन्न करती, खनखनाती नहीं है। 3, अधातुओं को पीटने से ये चादर में परिवर्तित नहीं होती क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर यानी कि बैटरलेस होती है, अर्थात इनको हथौड़े से पीटकर हम छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि तभी वो टूट सकता है। उसके बाद आता है कठोरता यानी हार्डनेस। अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती है, जबकि कार्बन का अपरूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अवरूप है जो सबसे अधिक ठोस पाया जाता है।
अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उसमें है फर्स्ट चमक, लुस्ट्री। सामान्यतया अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, उनकी सतह मलिन यानी कि डल होती है। उदाहरण स्वरूप सल्फर, फॉस्फोरस दोनों जो हैं अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, अर्थात ये मलिन होती है, जबकि आयोडीन, ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट, विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल नॉन कंडक्टिविटी। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप फॉस्फोरस, सल्फर दोनों अधातु हैं। दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मीय जो है चलन नहीं किया जाता। उसके बाद आएगा नेक्स्ट गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही बाष्पित होती हैं, परंतु कार्बन, बोरोन और सिलिका ये जो तीनों हैं वो गलनांक व क्वथनांक में उच्च होते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं के रासायनिक गुण उनकी ऋणात्मक प्रकृति, अर्थात अंतिम कक्ष को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते की क्षमता, यानी कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। इसके उपरांत अधातु निकष्ठ अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है उसे ग्रहण कर लेती है। यहाँ दिया गया है x + 4 इलेक्ट्रॉन, तो बनेंगे x से 4 इलेक्ट्रॉन। अधातु जो है उसका मान 24 है और जो उत्पन्न होता है, मुक्त होता है x⁻⁻4, उसका मान जो है 2:8 रेशियो में पाया जाता है। मतलब कि 2:8 रेशियो जो है अक्रिय गैस है, यानी कि जो गैस हो वो सक्रिय नहीं है, अक्रिय गैस विन्यास में कन्वर्ट किया गया है। एक, ऑक्सीजन के अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन निर्मित करती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्ल तथा उदासीन होती है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में आता है, तो बनेगा CO2H यानी कि अम्लीय। 2, जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। अधातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, यानी कि जो है अधातु वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि इनके द्वारा जल में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं होते। तनु अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स। अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहो प्रकृति की नहीं होती। तो कैसी होती हैं? तो अधातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहित करती हैं, अतः इनके द्वारा H+ आयन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता, इसलिए इनके द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगा, परंतु गर्मी व सांद्र अम्ल के साथ अधातुएं संबंधित लवण या ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि जब सांद्र अम्ल हो तो ही वो सांद्र अम्ल बनाएंगे
और लवण की क्रिया करेंगे। S+2H2SO4 तो बनेगा 3SO2 सोडियम डाइऑक्साइड प्लस पानी यानी कि H2O। ये जो है सांद्र है। उसके बाद S+6NO3 तो आंसर आएगा H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O यानी कि सोडियम H2SO4 सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड और पानी यानी सांद्र में से लाल भूरी बाष्प निकलती है। आगे क्षारों से अभिक्रिया रिएक्शन विथ बेस क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca+OH ट्वाइस तो वो जो है दोनों ये जो है उसमें से Ca+OH माइनस और Cl2 है माइनस तो माइनस प्लस जो है वो जुड़ जाएगा यानी कि CaCl2 प्लस OH दो हिस्से थे तो H2 और O जो है 1 तो यहाँ 2 डाल देंगे तो ऐसे बनेगा H2O यानी कि क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और पानी मुक्त होता है। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अधातुएं धातुओं के समान विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। Cl2 प्लस 2CaBr यानी कि NaCl प्लस Br2 यानी कि क्लोरीन की जो है सोडियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया की जाए तो उसमें से बनेगा सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है मुक्त हो जाएगा। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स क्रम संख्या है 1, 2 गुण है भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट दूसरा चालकता यानी कंडक्टिविटी। धातुएं और अधातुएं तो एक भौतिक अवस्था तो धातुएं जो है प्रायः ठोस होती हैं पारे गैलियम को छोड़ के। अधातुएं जो है वो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में होती हैं जैसे कि सल्फर ठोस ब्रोमीन द्रव तथा ऑक्सीजन गैस यानी कि सल्फर ठोस स्वरूप है ब्रोमीन द्रव स्वरूप है और ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में आता है। यानी अधातु में भौतिक अवस्था में तीनों पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा चालकता। धातुओं की चालकता जो है धातु में उष्मा व उष्मा की सुचालक होती है। अधातुएं तो अधातु उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है जैसे कि कार्बन व ग्रेफाइट को छोड़ के यानी कि हमें यहाँ कार्बन और ग्रेफाइट को ध्यान में नहीं लेना है। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तीसरा आएगा पारदर्शिता पारदर्शिका यानी कि ट्रांसपेरेंसी तो उसमें आएगा अपारदर्शी वो होती है कुछ अधातु पारदर्शी तथा कुछ अधातु अपारदर्शी होती है तो कुछ धातुएं जो है वो पारभाषक भी होती हैं। तो अधातुएं जो है पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषक तीनों में पाए जाते हैं। तन्यता यानी डक्टिलिटी धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातुएं इनमें गुण नहीं पाया जाता यानी कि उसे खींच के तार नहीं बनाया जाता। 5 नंबर अधात्वर्धनीयता यानी कि इनमें चोट करने पर चादर की तरह फैल जाती है उसे आधार्तनीयता कहते हैं। आधार्तनीय का गुण इनमें नहीं पाया जाता। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 6 नंबर मिश्र धातु बनाना तो
कुछ धातु में आपस में मिलकर मिश्र धातु बनती है। यह मिलकर आपस में मिश्र धातु नहीं बनाते, यानी कि धातु जो है मिश्र धातु बनाते हैं और अधातु जो है मिश्र धातु नहीं बनाते। 7 नंबर, अम्लों के साथ क्रिया। यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से क्रिया करती है और अधातु जो है यह मिलाकर आपस में प्रक्रिया मिश्र धातुएं नहीं बनाती, अर्थात यह अम्लों से क्रिया करके लवण नहीं बनाती तथा ना ही हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। 8 नंबर, धात्विक ध्वनि व चमक, यानी कि धातुओं को आपस में टकराने से एक ध्वनि प्राप्त होती है तथा धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक भी पाई जाती है। यानी अगर आप देखेंगे तो सोने चांदी के जो ज्वेलरी होती है उसमें चमक होती है, शुरुआत में चमक होती है, उसको नीचे गिरा दे तो वो खनकती भी है, यानी टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है और चमकीली होती है। अधातुएं तो आधार में कोई आपस में टकराने की कोई ध्वनि भी नहीं प्राप्त होता, यानी कि अधातुएं जो है वो एक दूसरे के साथ टकराती भी नहीं और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती और अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। उसके बाद आएगा 9 नंबर, ऑक्साइड की प्रकृति। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं। तो धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाएंगे। और अधातु तो अधातु जो है अम्लीय होते हैं, अर्थात जल के साथ अम्ल होते हैं। उनके बाद आएगा अधातुओं के उपयोग, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। धातुओं का उपयोग मुख्यतः मशीनें, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, बर्तन आदि के निर्माण में होता है। अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी सजीव श्वसन के समय इसका उपयोग करते हैं, यानी कि आप और मैं सब इसका इस्तेमाल करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए प्रयुक्त उर्वरकों का अधातु का उपयोग किया जाता है। अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण प्रकृति में किया जाता है। अधातु से निर्मित बैग की रंग के विलयन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घाव के ऊपर किया जाता है, यानी कि अगर आप गिर गए हैं, कहीं पे चोट लगी है और वहाँ अंदरूनी घाव है तो वो एंटीबायोटिक लेने से जो हमारी स्किन जो है वो हीलिंग हो जाती है। कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों द्वारा धातुओं की सतह पर ऑक्साइडों तथा अन्य यौगिक की परत बनने के कारण धातुओं के क्षय होने का प्रथम क्रम बनता है, यानी कि धातुएं जो है वो जल्दी से क्षय होती है। लोहे यानी कि आयन का संक्षारण जंग लगना, रस्टिंग कहलाता है। लोहा जो है सबसे अधिक प्रयोग की जांच धातु से होती है। संक्षारण वायुमंडल ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों द्वारा धातुओं की सतह पर ऑक्साइडों तथा अन्य यौगिकों के पत्ते बनने के कारण धातुओं के क्षय होने का प्रक्रम है। लोहे यानी कि आयन का संक्षारण जंग लगना यानी कि रस्टिंग कहलाता है। लोहा सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है, यानी सबसे अधिक जो प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं वो लोहे के ऊपर आता है। लोहा सबसे अधिकांश प्रयोग की जाने वाली धातु है। नम वायु में लोहा बहुत ही जल्द संभारित हो जाता है। वायु तथा जल की
उपस्थिति जंग लगने के लिए आवश्यक होती है। संक्षारण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। धातु का संक्षारण निम्न उपक्रमों द्वारा रोका जा सकता है। 1. पेंट करके यानी कि पेंटिंग। 2. धातु की सतह पर पेंट करके उसका संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। तो यह जो मेथड दिए हैं उससे हम संक्षारण रोक सकते हैं। दूसरा आएगा लेप लगाकर यानी कि ग्रीसिंग। धातु की सतह पर तेल या लेप लगाकर भी उसका संरक्षण किया जाता है। गैल्वेनीकरण द्वारा यानी कि बाय गैल्वेनाइजेशन। अब देखते हैं कि गैल्वेनीकरण द्वारा हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रम है गैल्वेनोकिरण। इसमें लोहे पर एक ऐसी धातु जैसे कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वो संसारित नहीं होती। तो इस तरह जो भी धातुएं संसारित होती हैं उसके ऊपर उस चीज की परत चढ़ा दी जाती है। संक्षारण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। विद्युत लेपन द्वारा यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लोहे तथा स्टील को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर टीन या क्रोमियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है जो कि संक्षारण नहीं होता। यदि विद्युत धारा के विद्युत क्रिया पाया जाता है अतः यह क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। लोहे के डिब्बे की आंतरिक सतह पर टीन की पतली परत चढ़ा दी जाती है इसलिए जिससे उनमें खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रूप में भंडारण किया जा सके। तो इस तरफ हम है वो संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण की रोकथाम का आगे देखेंगे। तो मिश्र धातु बनाकर हम संक्षारण कर सकते हैं यानी कि बाय एलॉइंग। कुछ धातुएं अन्य धातुओं के साथ ऐसी मिश्र धातु बनाती है जो कि संक्षारण रोधी होती हैं, जैसे लोहा, निकल, क्रोमियम आदि के साथ सभी को मिलाकर संक्षारण रोधी स्टील बनाया जाता है। यानी कि अभी जो स्टील आता है वो कोई एक स्टील या लोहे से नहीं भी बना जाता, लेकिन उसके अंदर जिंक, क्रोमियम आदि सब जो है इकट्ठा होके वो स्टील बनता है। कुछ प्रमुख मिश्र धातु उसमें है कोशा। कॉपर जो है वो 89 से 80% है और उसका उपयोग होता है वर्तन में, निर्माण में आदि में, विवेक, वर्तन और निर्माण में। पीतल, कॉपर यानी कि 70 से 20% यानी 30%। तो कोल, वर्तन, नलिकाएं, तार आदि। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 95% मैग्नीशियम। पैराशूट, कुंकर, तराजू, प्रकाशित यात्रा अन्य में इस्तेमाल होता है। उसके बाद यूरेनियम, एलयू 95%। सीयू जो है उसमें 4% होगा। हवाई जहाज तथा अन्य वाहनों के कलपुंज, प्रेशर कुकर आदि से निर्माणित होते हैं। गन मेटल, सीयू 88%, एसएन 10% और जेडएन 2%। बंदूकों की नलिका बनाने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेट मेटल यानी कि कॉपर जो है उसके परसेंटेज 80% होगा और एसएन जो है उसके 20% होगा। तो ये जो है इसे घट्टियों में निर्माणित किया जाता है। जर्मन सिल्वर
यानी कि उसमें कॉपर आएगा 60% और निकल आएगा 20%। तो चांदी के स्थान पर बर्तनों तथा गहनों में प्रतिरोधी तार बनने में इस्तेमाल इसका होता है। उसके बाद दंत मिश्र धातु Ag 33%, Sn 12.5%, Zn 0.5%, Hd 52%, Cu 2%। दंत क्षय को भरने के लिए, यानी कि हमारे दांत में क्षय हो गया है, खराब हो गए हैं, तो उसके अंदर भरने के लिए जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो है मिश्र धातु भी दंत में उपयोग की जाती है। उसके बाद सोल्डर Pb 50%, Sn 50%। दो तारों या टूटे टुकड़ों को जोड़ने से ये बनता है। स्टेनलेस स्टील लास्ट में आएगा, स्टेनलेस स्टील सभी धातुओं का मिश्रण। इसमें Fe 73%, Cu 18%, कॉपर 0.15%। यानी कि बर्तन, वाहनों तथा पूर्व बने हुए आदि के कारण उपयोग में लिया जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर, धातुओं के बारे में क्या असत्य है? ए, इनमें चमक होती है। बी, ये भंगुर होती है। सी, ये ध्वनि उत्पन्न करती है। और डी, ये तन्य होती है। तो आंसर आएगा ये भंगुर होती है, ये असत्य विधान है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ए, लोहा। बी, सोडियम। सी, मरकरी। या डी, जिंक। तो हम जानते हैं कि जो थर्मोमीटर आता है उसमें मरकरी इस्तेमाल होती है, और मरकरी जो है कमरे के तापमान पर द्रवित होती है, यानी कि आंसर आएगा मरकरी, सी। उसके बाद 3 नंबर, अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है। तो ए, आयोडीन। बी, ब्रोमीन। सी, सल्फर। या डी, कार्बन। अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, तो इनमें से किसमें धात्विक चमक होगी? तो आंसर आएगा आयोडीन। आयोडीन जो है उसमें धात्विक चमक होगी, तो आंसर आएगा ए। 4 नंबर, निम्नलिखित में किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक है? ए, हीरा। बी, तांबा। सी, ग्रेफाइट। या डी, सल्फर। तो सबसे तनन क्षमता होती है तांबा, यानी कि तांबा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रनकान उत्पन्न करता है, यानी तनन उत्पन्न करता है, खनकता है। तो आएगा तांबा। 6 नंबर, विद्युत का सुचालक है। ए, ग्रेफाइट। बी, डायमंड। सी, फॉस्फोरस। या डी, कोरंडम। तो इसमें जो है विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक आएगा ग्रेफाइट, या इस सही आंसर आएगा ए। उसके बाद 7 नंबर, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? ए, मैग्नीशियम। बी, सोना। सी, लोहा। डी, तांबा। तो इसमें से अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है वो आएगा सोना, तो आंसर आएगा बी, सोना। 8 नंबर, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ है? ए, क्रोमियम। बी, तांबा। सी, हीरा। या डी, लोहा। कौन सा सबसे कठोर है? तो आंसर आएगा सी, हीरा, यानी कि तांबा। हीरा यानी कि डायमंड।
तो डायमंड जो है वो सबसे कठोर होता है, यानी कि सी आंसर आएगा। 9 नंबर, धातु सामान्यतया कठोर होती है, परंतु इस कथन का अपवाद है। धातु जो है सामान्यतः कैसी होती है? कठोर, यानी कि ठोस होती है, लेकिन यहाँ जो है वो अपवाद है। कौन अपवाद है? तो ए जिंक, बी तांबा, सी लोहा या डी सोडियम। यहाँ कौन अपवाद है? आप देख के बता सकते हैं कि आएगा सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो धातु है, लेकिन उसको जो है छुरी से काट सकते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। और उसे ज्ञात की रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है उसे केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वो वातावरण के संपर्क में आते ही जलने लगती है। उसके बाद आएगा 10 नंबर, धातु जिसका गलनांक बहुत कम है। गलनांक बहुत ही कम हो ऐसी धातु कौन सी है? ए पोटेशियम, बी तांबा, सी कैल्शियम या डी एल्यूमिनियम। तो ये जो है इसमें सबसे बहुत ही कम गलनांक हो ऐसी धातु, तो आंसर आएगा पोटेशियम, ए। उसके बाद 11 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम या डी। डी जो है यहाँ पे आएगा पोटेशियम, यानी कि के, सोडियम नहीं आएगा। तो निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो है पोटेशियम। ज्ञात कर लीजिएगा पोटेशियम, ठीक है। तो आंसर आएगा पोटेशियम, के। उसके बाद 12 नंबर, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ए एल्यूमिनियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम या डी सोडियम। तो हम जानते हैं कि सोडियम जो है उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी आंसर आएगा डी सोडियम। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जा सकता है? तो कौन सी ऐसी धातु है जिसमें अम्ल रखा जाए? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी तांबा या डी जिंक। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पात्र में अम्ल रखा जाए, यानी कि एसिड रखा जाए? तो आंसर आएगा सी तांबा। सही आंसर आएगा तांबा। तांबा से बनी धातु में अम्ल रखा जा सकता है। उसके बाद 14 नंबर, पोटेशियम धातु को निम्न में से रखा जाता है, किस में रखा जाता है? केरोसिन का तेल, बी अल्कोहल, सी जल या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पोटेशियम धातु जो है उसको किस में रखा जाता है? तो हमें हाल ही में प्रश्न देखा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो आंसर आएगा ए केरोसिन का तेल। 15 नंबर, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। क्या बनाती है? ए MgO2, बी MgO, सी Mg2O या डी MgOH ट्वाइस। तो मैग्नीशियम धातु जो है, यानी मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg+O2, तो बनेगा MgO। अभी यहाँ जो है 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+O2 will give us 2MgO। उसके बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में
कौन जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा? ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा या डी लोहा। जल के साथ कौन अभिक्रिया जल्दी से जल्दी करेगा? तो हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वायु के साथ अभिक्रिया जल्दी से देता है। यहाँ जल है लेकिन जल के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो आंसर आएगा सोडियम, ए। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अक्रिय है? एल्यूमिनियम, बी चांदी, सी सोना या डी बी और सी दोनों। तो आंसर आएगा जल के साथ अक्रिय है, यानी कि जल के साथ क्रिया नहीं करता, तो चांदी व सोना। चांदी और वह सोना की ज्वेलरी जो है उसको जल में डाला जाए तो उसके ऊपर कोई भी अक्रिया नहीं होती, यानी अभिक्रिया नहीं होता, तो वो अक्रिय है यानी कि सक्रिय नहीं है। तो आंसर आएगा डी, बी और सी दोनों। 18 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? Au प्लस तनु HCl, तो बनेगा सोना जो है उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दे, या तो सोने के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले तो क्या बनेगा? ए AuCl2 प्लस H2, बी AuCl प्लस H2, सी AuCl प्लस H2 या डी अभिक्रिया नहीं होगी। तो आंसर आएगा कि सोने के ऊपर HCl डाल दे तो अभिक्रिया नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हमें पता चलेगा कि सोना जो है खरा या है खोटा है, तो खरा या खोटा जानने के लिए HCl डाला जाता है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। 19 नंबर, किस अभिक्रिया में तांबा विस्थापित कर सकता है? ए लोहे को, बी मैग्नीशियम को, सी चांदी को या डी सभी को। तो आंसर आएगा चांदी को, सी चांदी को। 20 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। हम जानते हैं कि ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के हमें बारी बारी आता जाता है, तो सही आंसर आएगा सोडियम। सोडियम जो है वो जल तथा वायु के संपर्क में आने से तेजी से जलने लगती है, यानी कि विस्फोट भी हो सकता है, तो आंसर आएगा सोडियम। 21, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। Zn प्लस CuSO4 प्लस Cu। ए ZnO, बी ZnSO, सी CuO, डी ZnS। तो इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा सही है? तो यहाँ जो है ZnO, ZnSO, यहाँ 4 आएगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ जो है Zn प्लस CuSO4 प्लस Cu, तो ये जो Cu है वो मुक्त हो जाएगा और Zn है SO4 के साथ आ जाएगा, तो Zn प्लस प्लस Cu प्लस SO4 माइनस, तो ये माइनस प्लस छूट जाएगा तो बनेगा Zn SO4 और Cu जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा, हमारा आंसर आएगा बी ZnSO4। लिख लेना ठीक से, ZnSO4। 22 नंबर, लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे, कब इसे, कैसे तेजी से लोहे में जंग लगती है? तो ए सूखी हवा में रखा जाए, बी नम हवा में रखा जाए, सी पेंट किया जाए या डी गलवीनीकृत किया जाए। तो हम जानते हैं कि लोहे को नम हवा में रखा जाए तो जल्दी से उसके ऊपर जंग लगती है, यानी आंसर आएगा बी। 23 नंबर,
लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोगी धातु है? ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी मैग्नीशियम या डी जिंक। तो लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोगी धातु जो है उसका नाम है डी जिंक। अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। 24 धातु का संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? ए धातु को नमक जल के धोने में घोल में डुबाना, बी पेंट करना, सी तेल का लेप करना या डी विद्युत लेपन करना। तो धातु का संक्षारण से बचाने के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं है? है नहीं है तो सभी, कौन सा नहीं है? तो आंसर आएगा धातु को नमक जल से धोना। धातु जो है उसे नमक या जल से धोएंगे तो उसके ऊपर जंग क्षारण जल्दी लगेगा। तो उपयोगी कौन सी नहीं है, यानी कि फर्स्ट जो है वो उपयोगी नहीं है। 25 लोहे तथा स्टील के वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए लेपन द्वारा, बी गलवनीकरण द्वारा, सी विद्युत लेपन द्वारा या डी इन सभी द्वारा। तो कैसे चढ़ाई जाती है? तो आंसर आएगा कि लोहे तथा स्टील के वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर आएगा विद्युत लेपन द्वारा। मैंने आगे के वीडियो में बोला था कि इन सभी द्वारा, इन सभी, ये सभी ऐसे आंसर आए तो जरूरी नहीं है कि वही आंसर आए। तो जैसे ऐसे आंसर हो तो तब आप जो क्वेश्चन है एक बार दो बार पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। 26 स्टेनलेस स्टील संक्षारण जिसका कारण है? ए मिश्र धातु का बनना, बी पेंट करना, सी लेपन रोधी है या डी विद्युत लेपन है। तो इनमें से कौन है? तो आंसर आएगा मिश्र धातु का बनना। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। 27 नंबर एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम धातुओं को मिश्रित करने से प्राप्त धातु कहलाती है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिश्र करें तो कौन सी प्राप्त होती है? ए इस्पात यानी कि स्टील, बी नाइक्रोम, सी मैग्नीलियम या डी एल्निको। तो आंसर आएगा सी मैग्नीलियम। तो ये जो है कहीं पे भी आया नहीं था, तो ये आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दो धातु को मिश्रित करें तो मैग्नीलियम होगा। मैग्नीशियम का मैग्नी और एल्यूमिनियम का लियम यानी मैग्नीलियम। उसके बाद 28 पीतल, तांबा, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित होता है। तो उपस्थित धातु है, कौन सी धातु उपस्थित है? ए जिंक, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर या डी एल्यूमिनियम। तो तीनों में जो है वो है कॉपर। तो आंसर आएगा सी यू। 29 निम्नलिखित में से विषम को चुने। ए टाइटेनियम, बी कंस्य, सी सोल्डर या डी जो है वो है गन मेटल। तो इसमें सही आंसर है वो है टाइटेनियम। कंस्य, शोल्डर और गन तीनों सेम है, लेकिन टाइटेनियम जो है वो धातु है। तो आंसर आएगा तत्व है, तो आंसर आएगा टाइटेनियम। उसके बाद 30 निम्नलिखित में से किसमें तांबा नहीं है? ए जर्मन सिल्वर, बी कांस्य, सी पीतल या डी शोल्डर। यहाँ लिखेंगे शोल्डर। तो इनमें से किसमें तांबा नहीं है? तो आंसर आएगा शोल्डर। शोल्डर में जो है उसमें तांबा नहीं है।
क्योंकि जर्मन सिल्वर में तांबा आएगा, कांस्य में तांबा आएगा, पीतल में भी आएगा, तो सोल्डर में तांबा नहीं आता, तो आंसर आएगा सोल्डर। हिंदी में इसे लिखते हैं सोल्डर। तो अच्छी तरह से इसे ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।